নমস্কাৰ আই নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মই নৱগগৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰবাৰ ভাৰতক নিন্দা কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে। ভাৰত এখন গোলাম ৰাষ্ট্ৰ। ইমৰান খানে স্বীকাৰ কৰিছে যে মোৰ মা দেউতা গোলাম ৰাষ্ট্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। ভাৰতকে ধৰি আমেৰিকা আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ ওপৰত মাত মাতিছে ইমৰান খানে। আজাদ ফৰেন পলিচিৰ সন্দৰ্ভত এবাৰ মাত মাতিছে ইমৰান খানে। কৈছে আজাদ ফৰেন পলিচি কেতিয়াও আজাদ হ'বই নোৱাৰে। দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে ইমৰান খানে, কিয়নো বৰ্তমান ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলা যুদ্ধৰ মাজতে পাকিস্তানে ৰাছিয়াৰ পৰা বিচাৰিছিল কেইবাশ কোটি টকাৰ লোন। কিন্তু যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত ৰাছিয়াই অস্বীকাৰ কৰিলে ইমৰান খানৰ প্ৰস্তাৱ। তাৰ পাছতে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত লজ্জিত হ'ব লগা হৈছিল ইমৰান খান। পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমবোৰেও ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ইমৰান খানে আজি সংবাদ মেল আয়োজন কৰি আজাদ ফৰেন পলিচিৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখে আৰু বিগত এইকেইদিনত ৰাছিয়া আৰু চাইনা ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ভাৰতক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ইমৰান খানে। पाकिस्तानियों, मैं आपके सामने आज हाजिर इसलिए हुआ हूं कि दुनिया में बड़ी तेजी से सूरत हाल बदल रही है और इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से। मैंने 2 दौरे किए, एक चाइना का और अभी रशिया का, रूस का। तो मैं जो आज आपके सामने सबसे पहले बात वाज़ेह करना चाहता हूं वो ये कि मेरे माँ बाप एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और जब भी मैं बड़ा हो रहा था उन्होंने ये एहसास दिलवाया कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हूं। और जब से मैंने सियासत शुरू की, बल्कि उससे पहले भी, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हो वो आज़ाद हो। अब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब है? आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि एक कौम अपने लोगों के फायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाए। वो फॉरेन पॉलिसी ना बने जो किसी और का फायदा करे और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दे। और मैं आपको इस गलत फॉरेन पॉलिसी की मिसाल देना चाहता हूं कि जो हमने अमेरिका के साथ उसकी वॉर ऑन टेरर में जब हिस्सा लिया तो मैं शुरू से कहता गया, मेरी पार्लियामेंट में तकरीरें हैं कि हमारी उस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। 9/11 में हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। तो मैं तब से कहता गया कि हमें उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। हमने पहले अमेरिका के साथ की जंग में शिरकत की, सोवियत यूनियन के खिलाफ जब वो अफगानिस्तान में जिहाद में शिरकत की, और फिर 10 साल के बाद जब फिर शिरकत की 9/11 के बाद अमेरिका के साथ उसकी जंग में, तो जब हम तब शिरकत कर रहे थे कि जिहाद थी कि अफगानिस्तान में कोई फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो उसके खिलाफ जिहाद है, लेकिन अब जब अमेरिका अफगानिस्तान में आ गया तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी थी। इस पॉलिसी के मैं शुरू से खिलाफ था और बदकिस्मती से ये फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तानियों के फायदे के लिए नहीं की गई। इसकी वजह से 80,000 पाकिस्तानियों की शहादतें हुई, हमारे 35 लाख लोगों की नकल मकानी हुई, कबायली इलाका तबाह हुआ, हमें 150 अरब डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन जो इसकी सबसे शर्मनाक बात क्या थी कि दुनिया की तारीख में पहली दफा एक मुल्क किसी की हमायत में जंग लड़ रहा है और वो मुल्क उसी मुल्क के ऊपर बमबारी कर रहा है। हमारे मुल्क में 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए, हमारे ही दोस्त के जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। उससे भी ज्यादा शर्मनाक चीज क्या है कि मिलिट्री डिक्टेटर्स तो हमेशा तारीख है पाकिस्तान की कि वो हमेशा चाहते हैं कि दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, उनको माने, उनको लेजिटिमाइज करे, और वो हमेशा आसान होते हैं सुपर पावर्स के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में तो सिर्फ 10 ड्रोन अटैक्स हुए, लेकिन जो 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स आए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, 10 साल, इनके 10 साल में
400 ड्रोन अटैक्स हुए. अब मैं सवाल ये, और मैं फिर से वापस आता हूं कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है. आज़ाद फॉरेन पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि ये दो डेमोक्रेटिक लीडर्स को अमेरिका को कहना चाहिए था कि हमारे जब आप बमबारी कर रहे हैं, हमारे लोग मार रहे हैं, उसमें औरतें बच्चे मार रहे हैं, बेकसूर लोग मार रहे हैं, तो क्या दो डेमोक्रेटिक लीडर्स को स्टैंड नहीं लेना चाहिए था उसके ऊपर? एक स्टेटमेंट नहीं दी दोनों ने, बल्कि आसिफ जरदारी ने उसको, एक बॉब वुडवर्ड जो बहुत बड़ा सहाफ़ी है अमेरिका का, वो अपनी किताब में लिखता है कि इसने, आसिफ जरदारी ने अमेरिका के आर्मी चीफ को कहा कि कोलैटरल डैमेज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ड्रोन अटैक से जो बेकसूर लोग मरते हैं. और ये क्यों है? मैं सिर्फ आपको इसलिए ये शुरू में बात फॉरेन पॉलिसी की, ये इसलिए है कि जब मुल्क के सरबराहों के पैसे और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी होती है, जब उनके अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंसेस ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, वो कभी उस मुल्क की बेहतरी के लिए फायदा नहीं करते, वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं. और आज रूस के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनको ओलिगार्क्स कहते हैं, जिनके पैसे पड़े हुए हैं लंदन और जिनकी प्रॉपर्टीज है वहां, आज जब से ये जंग शुरू हुई है, उन्होंने सब फ्रीज करने शुरू कर दिए, जब्त करने शुरू कर दिए जो इनके पैसे पड़े हुए हैं, इनके बिजनेसमैन के पैसे पड़े हुए हैं मगरबी बैंक्स में और मगरबी कैपिटल्स में. तो इसलिए हमारे मुल्क की पॉलिसी आज़ाद हो ही नहीं सकती. और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं, आप जब वोट डालें तो ये समझ जाएं कि अगर इस मुल्क में आप आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, तो कभी उस पार्टी को वोट ना डालें जिनके सरबराह के पैसे और दौलत और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी हैं. वो कभी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे. मैंने जितने भी दौरे किए, 2 चीन के बड़े इंपॉर्टेंट दौरे थे. अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क को भी इज्जत मिली और पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा. बड़े ज़बरदस्त हमने दोनों जगह बातचीत की, ख़ास तौर पे चीन पे. जो रूस में हमने जाना था, इसलिए हमने जाना था कि हमने 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रही है रूस से. और दूसरी चीज़, जो रूस एक ऐसा मुल्क है जिसमें मेरे ख्याल में दुनिया की 30% गैस है. तो आगे जिस तरह पाकिस्तान की गैस कम हो रही है, हमने इंशाल्लाह उनसे, हमने जो मुआहदे किए हैं कि उनसे हम गैस इंपोर्ट करेंगे. और चीन के सामने अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह इस कौम के सामने आ जाएगा कि जिस तरह के चीन के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं, और ख़ास तौर पे CPEC का जो दूसरा फेज़ है.